गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हमने 3 वीडियो अपना शूट किया है, जिसमें पहला चैप्टर जो साइंस का था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको प्रॉपर कवर कर लिया। इसका जितना थ्योरी की पढ़ाई थी तो हम लोगों ने 3 वीडियो में कवर कर दिया, जो हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक पास पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। और यदि कोई किसी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जो चैप्टर है केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, उसमें जो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आज हम लोग उन सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। चलिए देखिए ये क्या है। ये आप लोग को पता है, ये आपका है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के बुक में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको अब हम लोग 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन को आप जैसे ही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ बोला गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए कहानी क्या है। मान लीजिए ये कोई मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो है एक अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील धातु किसको बोलेंगे? वैसा धातु जो ऑक्सीजन से क्या करे, रिएक्शन करे। तो मैग्नीशियम भी एक अभिक्रियाशील धातु है। तो मैग्नीशियम की रिबन को जब खुले वायु में रखा जाता है, तो ये क्या करता है, यदि मान लीजिए मैग्नीशियम को हम लोगों ने रखा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। किससे करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और अपने ऊपर में MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देगा। अब सुनिएगा, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, हम लोग बैलेंस करने के लिए 2 रखेंगे, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 देना पड़ेगा। अब ध्यान, मान लीजिए यदि कोई लेयर, मान लीजिए एक कागज की शीट है, यदि इस पर धूल जम जाए और इसको हम जलाना चाहें, तो यह आसानी से नहीं चलेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इसके धूल को हटाना पड़ेगा। सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगा। तो मैग्नीशियम अपने ऊपर में जो ऑक्साइड को बनाया है, उसको हम लोग सवेज पेपर से या रेत पेपर से पहले क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम जो धातु है उसका आसानी से क्या हो सकेगा, तो प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सकता है, या इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, ताकि मैग्नीशियम धातु का आसानी से दहन हो सके। दहन हो सके का मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आंसर लिखने में इजी होगा। ठीक, अब आगे जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या बोला गया कि यहाँ पर आपको कुछ समीकरण दिया गया है जिसको आपको बैलेंस करना है। तो मैं बताता हूँ आपको करना कैसे। पहले देखिएगा, पहले हाइड्रोजन है, तो पहले आपको क्या करना है, हाइड्रोजन लिखना है H2, ठीक। उसके बाद क्लोरीन है, तो आपको क्लोरीन भी लिखना है Cl2, ठीक। लिखने के बाद आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये आपका हो गया HCl। ये आपका बेस इक्वेशन हुआ, ये आपका भी बैलेंस नहीं है, ये बेस इक्वेशन हुआ। बैलेंस कैसे करना है, तो बैलेंस करने के लिए इसी इक्वेशन को फिर से लिखिए, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। लिखने के बाद इसको आप बॉक्स में कवर कीजिए। आपको ये प्रक्रिया सभी इक्वेशंस में करनी होगी। बॉक्स में कवर कर लिए, जैसे ही आप बॉक्स में इसको कवर कर लिए, तो अब आप क्या देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2, क्लोरीन का कितना है, 2, लेकिन यहाँ हम कितना देख रहे हैं, 1 है, मतलब कम है। इधर कम है RHS में, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर हम कितना देंगे, 2। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 दीजिएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ भी 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ भी 2 हो गया, मतलब आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए आंसर रेडी करके रखा है, हाइड्रोजन क्लोरीन बैलेंस करके क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको सबके साथ वही करना है। ये जो आप 3, 2 देख रहे हैं, ये हम बैलेंस के लिए लगाए हैं। पहले आपको मूल इक्वेशन लिखना है, अब मूल इक्वेशन लिखने के बाद आपको बैलेंस करना है। देखिए जैसे बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट,
Al2SO4 का होल 3, ठीक है। बेरियम सल्फेट BaSO4, ये भी ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl। अब 1 बाय 1 करके बैलेंस करना। देखिए यहां हम देख रहे हैं, देखिए Pa का कितना, मतलब क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल है 3, तो यहाँ पे हमको कितना देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। क्लोरीन कितना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा। एल्युमिनियम का 2 है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एल्युमिनियम का 2 है। सल्फर का कितना है, 3 है, तो सल्फर का देखिए यहाँ पर भी 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 4 को 3 से गुना कीजिए 12 होगा, यहाँ भी 4 को 3 से गुना करेंगे 12 होगा। इस तरह से आप इक्वेशन बैलेंस करते हैं। अब देखिए तीसरा, सोडियम को हम किससे रिएक्ट कर रहे हैं, जल से। तो सोडियम का देखिए, इसको हम लोग फिर से हम लोग लेटेस्ट मेथड से करते हैं। सोडियम का फॉर्मूला संकेत क्या होगा, H। किससे करा रहे हैं, जल से। जल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेगा फटाफट H2O। क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, NaOH, ठीक। प्लस क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे हम लोग लिख सकते हैं H2। हो गया, ये पहला हुआ। इसके बाद इसको क्या कीजिए, इसके बाद इसको बॉक्स में कवर कर लीजिए। हम जिस मेथड से इसको हम लोग बैलेंस करते हैं उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए अब इसको फिर से एक बॉक्स में कवर करना, इसको भी कवर करना। अब यहां तक करने के बाद आपको फिर देखना है कि अब कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोडियम में कितना मॉलिक्यूल है, 1, यहाँ भी 1, कोई दिक्कत। आइए हाइड्रोजन में कितना है, 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी, मतलब 3 हो गए। मतलब इधर कम, इधर यदि बैलेंस करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को 2 लगाना पड़ता है। देखिएगा जैसे यहाँ पर हम 2 दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी 2 देंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 को, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 को, 4 हो गया। अब देखिएगा ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, तो सोडियम कितना हो गया, 2, यहाँ पे सोडियम कितना था, 1, तो यहाँ पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। तो आपका समीकरण क्या होगा, बैलेंस हो गया। आपको सब में यही करना है, पहले उसका मूल रूप लिखिए, उसको बॉक्स में रखिए और 1 बाय 1 करके सबका मॉलिक्यूल क्या कीजिए, बराबर कर लीजिए, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप इसके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर मूव कर। देखिए हम आपको प्रॉपर बताते हैं, समझ में आना चाहिए, एक तरह से ध्यान दीजिए। जो हम लोग रिएक्शन जब लिखेंगे ना, तो जो स्टेट होता है, मतलब जो अवस्था होता है, उसके लिए कुछ संकेत होता है। ऐसे इसको हम अपने वीडियो में बताएंगे। सुनिएगा, यदि कोई ठोस है, उसके लिए हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं S। S से सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब ठोस होता है। यदि कोई द्रव है, उसके लिए हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं L मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव। और यदि कोई गैसीय अवस्था में, उसके लिए शॉर्टकट हम लोग लिखते हैं G। लेकिन यदि किसी को हम पानी में घोल के उसका विलयन बनाए हुए हैं, विलयन के स्टेज में, विलयन यदि उसको हम बनाए हैं, तो उसके स्टेज में हम लोग उसके लिए जो कोड वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए लिखते हैं AQ, मतलब एक्वस, मतलब जल के साथ क्या है, उसका विलयन बनाना। आप जरा सा ध्यान दीजिए, क्या क्या बोला, पहला 1 नंबर, जल में बेरियम क्लोराइड, देख लीजिए साफ साफ बोला कि बेरियम क्लोराइड को किसमें घोला गया, जल में। हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए BaCl2 जल में है, तो शॉर्टकट में AQ लगा दिए, प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, ये भी जल में, यहां पर भी AQ, ठीक। कर अभिक्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक, विलयन के रूप में है, यहां भी लगा दीजिए आप AQ। उसके बाद सोडियम क्लोराइड उसका क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट, हम लोग यहां लिखेंगे BaSO4, ये भी हम लोग लिख दिए। क्लियर, तो हम लोग AQ क्यों लिखे, क्योंकि जल के साथ इसका क्या है, विलयन को बनाया गया। अब देखिए आगे, अब हम लोग दूसरे स्टेज में क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले बॉक्स में रखेंगे, क्योंकि हम लोग इस मेथड से इसको बैलेंस करते हैं, उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा तरीका क्या है, 1 बाय 1 करके हम सबका नंबर को बराबर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बेरियम एक LHS और RHS दोनों बराबर है, क्लोरीन 2। अब यहां देखिए क्लोरीन यहाँ 1 है, मतलब कम हो गया, तो कम होने का मतलब यहाँ क्लोरीन को कितना देना पड़ेगा, 2 हो गया। अब देखिएगा सोडियम कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए सोडियम 2 हो गया। सल्फर कितना है, 1, यहाँ पर भी सल्फर 1। ऑक्सीजन कितना है, 4,
तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, मतलब हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप ही देखिए कितना इजी है इसको क्या करना, बैलेंस करना। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए फिर वही बोल रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विलयन बोला आप AQ लिखिए, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है HCl, विलयन है फिर भी आप AQ लिखिए। मिलाने पे आपको क्या दे रहा है, आपको दे रहा है सोडियम क्लोराइड, क्या का फॉर्मूला NaCl इक्वल्स प्लस प्लस और जल बनाना है, जल का फॉर्मूला आपको लोगों को पता होगा, आप लोग क्या लिखिएगा H2O। इतना लिखने के बाद अब सेकंड हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कवर करेंगे। पहला बॉक्स में हम लोग रखेंगे, बॉक्स में जब इसको हम लोग रख लिए, अब 1 बाय 1 करके नंबर बराबर कर दीजिए। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई समस्या नहीं। O कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। H यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं 2, ठीक है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, मतलब देखेंगे तो हमारा ये समीकरण ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। तो कभी कभी आपको झूठ मूठ का फंसाने के लिए एक बैलेंस इक्वेशन दे दिया रहेगा, आपको 1 बाय 1 करके सबका नंबर पता करना है ताकि आप गलती ना कर सके, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आपको इजी रहेगा। हो गया स्क्रीनशॉट, आप चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। अब देखिए ये भी आप ही का क्वेश्चन है, पेज नंबर 10 का है, ठीक है। सिर्फ साफ साफ है, ये आपका इधर इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। इस सवाल में क्या है, कोई पदार्थ, जैसे हम लोग मैथ में किसी को नहीं जानते हम लोग एक्स मानते हैं ना, यहाँ भी वही है, कोई पदार्थ है, कौन सा पदार्थ हमको नहीं पता, तो पदार्थ का नाम क्या रख दिए एक्स। काम देखिएगा, इसका उपयोग सफेदी करने में होता है। सफेदी करने मतलब समझते हैं ना, जो दीपावली में हम लोग दीवार सब जो रंगाते हैं उसको लोग सफेदी करना कहते हैं। तो हम, मेरे दिमाग में क्या आ गया कि चूना संबंधित कुछ बात कर रहा है, क्योंकि उसी का उपयोग हम लोग रंगाने में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ एक्स का नाम और इसका सूत्र लिखिए, ध्यान दीजिएगा। तो पदार्थ एक्स का नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका सूत्र क्या होगा CaO, ठीक है। दूसरा बोला कि जो पदार्थ आप एक्स में माने हैं उसको जल के साथ रिएक्शन करके दिखाइए। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो आप दुकान से खरीद के ले आए। उसमें क्या डालिएगा H2O, पानी डालते हैं ना, चूना को लाके पानी डालेंगे तो चूना क्या करेगा, हीट छोड़ेगा। तो हीट छोड़ने के बाद चूना क्या बनेगा, CaOH का O2, जिसको आप बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या छोड़ेगा, हीट। ये हीट हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये जो बना एक्वस सॉल्यूशन बना, इसी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो सफेदी के लिए करते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्लियर हो गया। तो पदार्थ एक्स का नाम क्या बताइएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और जल के साथ विक्रिया कराने पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्यों बुझा हुआ, क्योंकि इसमें हम पानी डाल के इसके अंदर के सारे हीट को क्या किए, निकाल दिए, इसलिए कैसा चूना है, बुझा हुआ। जब तक कि दुकान में है तब तक बिना बुझा हुआ है, इसके अंदर में क्या है, हीट है, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते जाना है, तो क्या। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या बोल रहा है, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल में बोला है कि आपको भी पता है कि यदि हम जल की बात करें, जल, तो जल का फॉर्मूला आप फटाफट बोलिएगा H2O। कंपोनेंट किससे किससे बना है, तो जल बना है हाइड्रोजन से और साथ ही साथ ऑक्सीजन से। तो जरा सा आप ध्यान से और देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि जल में हाइड्रोजन का कितना भाग है, आप बोलिएगा 2 भाग है, ऑक्सीजन का कितना भाग है, 1 भाग है। तो जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है, मतलब जल से करंट फ्लो करवाया जाता है, तो यही जल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये दोनों में अलग हो जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक प्रश्नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगुनी है, उस गैस का नाम बताइए, ठीक है, सिंपल सी बात। तो गैस की मात्रा दूसरे से दुगुनी है। अब ध्यान दीजिएगा, तो जल का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो बताइए आपको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, अलग हो जाता है। पानी में 2 भाग हाइड्रोजन, हम बोले ना हाइड्रोजन में कितना भाग है, 2 भाग, ऑक्सीजन में कितना भाग है, 1 भाग। पानी में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। अब जब हाइड्रोजन एक परत नली में जाएगा, ऑक्सीजन दूसरे में चला जाता है, आपको देखने में भी आ रहा होगा। इसीलिए एक गैस की मात्रा दूसरे से क्या होती है, दुगुनी होती है। और ये आपको कौन सा नियम होता है,
स्थिर अनुपात का नियम, जो आपको क्लास 9 में पढ़े होंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है। ये एक प्रणाली है जिसमें दिखाया गया है वाटर को, जिसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। हो गया, चलिए अब आगे। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, देखिए क्या बोले। एक हम लोग पढ़ाए थे आप लोग को रिएक्शन, अभिक्रिया कितने प्रकार का, तो उसमें एक अभिक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ताकतवर कमजोर को हटा देता है और उसके स्थान पर खुद बैठ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, बोला कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिएगा। मान लीजिए ये कोई बीकर है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें एक आयरन का मतलब लोहा का कील को डाला गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लोहा और कॉपर में कौन अधिक क्रियाशील है, तो आप क्या बोलिएगा, लोहा अधिक क्रियाशील है कॉपर से। कैसे, ध्यान दीजिएगा, लोहे के छड़ को बाहर में रखिए और कॉपर के तार को बाहर में रखिए, तो आप देखिएगा लोहे में जंग जल्दी लगता है। जंग लगने का मतलब क्या हुआ, लोहा जल्दी हवा से क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, मतलब ये अधिक क्रियाशील है। अब ध्यान दीजिएगा, तो बात क्या हुआ कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को रखा गया, तो लोहा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाया और खुद अपना स्थान ले लिया और कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, जिससे विलयन का रंग नीला से क्या हो गया, हरा हो गया। तो दो चीज यहाँ पर पूछेगा कि आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता, क्या बोलिएगा, हरा। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला। कौन सा रिएक्शन हुआ, क्या बोलिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। चलिए आगे, फिर बोला गया है आपके चैप्टर में कि एक ऐसा मतलब जो चैप्टर में द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दिया है, उसको छोड़कर एक अन्य अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो पहले हम लोग ये समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसको है। तो जिन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए Na, इसके पास धन आयन, कार्बोनेट के पास ऋण आयन, कैल्शियम के पास धन आयन, क्लोराइड के पास ऋण आयन। अब देखिएगा ये जो अपना धन आयन है, ये मतलब जुड़ा किसके, इसके ऋण आयन से। देखिए NaCl बना लिया, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से जुड़ा CaCO3। ये भी एक प्रकार का कैसा रिएक्शन हो गया, द्विविस्थापन। क्यों हुआ, क्योंकि किसका किसका आदान प्रदान हुआ, तो आयनों का। ये रिएक्शन एग्जाम मतलब जो आपको दिया गया है बुक में, उसके अलावा ये रिएक्शन आपको तैयार करना है जिसमें किसका आदान प्रदान होगा, आयनों का। ठीक है, इसको भी क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा सा, देखिए फिर क्या आगे आपका अगला क्वेश्चन। देखिए आप दो चीज हम फिर पढ़ाए थे। एक देखिए क्या क्या, एक थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, उपचयन बोल सकते हैं, ठीक है, या ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन आके जुड़ता है। कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन आके जुड़ता है। ठीक है, इसका दूसरा एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोल सकते हैं अपचयन। क्या बोल सकते हैं, अपचयन। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होता है, देखिए तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि दो तरह का रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें से किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन कम होता है। या बोल सकते हैं हम लोग हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, हटेगा, मतलब ऑक्सीजन सटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। तो कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। सेम चीज यहाँ, ऑक्सीजन यदि हट रहा है
और हाइड्रोजन सट रहा है, तो जान लीजिए कौन सा होगा। तो आपको आपको मतलब जुड़ेगा ये, तो आपको कौन सा बोलना पड़ेगा, रिडक्शन। अब इसी पे सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सोडियम जो है, यहाँ सोडियम के पास ऑक्सीजन है, हम लिख लेते हैं जरा पे 4Na प्लस O2 2Na2, ठीक है। चलो यहाँ आप देखिए, क्या इसके पास ऑक्सीजन है, आप बोलेगा नहीं है, इसके पास ऑक्सीजन है। यहां से यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। आंसर क्या लिखना है, सोडियम का क्या हो गया, उपचयन नहीं, यहाँ पे बोलना पड़ेगा उपचयन हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें आके क्या हो गया, जुड़ गया, ऑक्सीजन हट गया। दूसरा वाला देख सकते CuO प्लस H2, ठीक है, गिव्स आपको दिया Cu प्लस H2 को, ठीक है। अच्छे, अब इसमें अब इसके साथ क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन था, अब बोलेगा बिल्कुल है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, अब बोलेगा नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक में ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। जहां ऑक्सीजन हटा मतलब ऑक्सीजन हटा मतलब रिडक्शन। आप यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ पर जैसे क्या हुआ, रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन था नहीं, लेकिन यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा इस अभिक्रिया में, कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो गया, रिडक्ट हो गया, जबकि हाइड्रोजन उपचयित हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियर हो गया, ऑक्सीजन हटेगा, रिडक्शन, ऑक्सीजन सटेगा, ऑक्सीडेशन, सिंपल सी बात। इसमें शॉर्ट ले लीजिए इसका भी। चलिए अब आगे, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल कोई यानी हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गई आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब देखिए कितना जल्दी हम लोग इसमें घुस गए, अभ्यास में, इसमें घुस गए अभ्यास में। सेम क्वेश्चन फिर उठा के यहाँ पे ले जाकर पटक दिया। क्या पटका, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था, बिल्कुल, यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं है, मतलब क्या हो गया, आप फटाफट बोलिएगा रिडक्शन, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, अपचयन। यहाँ पर ऑक्सीजन था नहीं, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, हिंदी में क्या बोलिएगा, उपचयन। अब ऑप्शन मिला है, ध्यान दीजिएगा। सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित, कौन कौन सा सही है, आपका आंसर पहला वाला ही सही है। देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जुड़ गया, और सीसा से क्या हो गया, हट गया, ये क्या हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, ध्यान दीजिएगा। Fe2O3 मतलब लोहा, Al मतलब कॉपर। तो ध्यान दीजिएगा ये किस प्रकार का विक्रिया है। यहाँ Al जो है आयरन से, इसको हम लोग लिख देते हैं Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस 2Al, ठीक, ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो आप फटाफट बोलिएगा कि ऑक्सीजन के साथ आयरन जुड़ा हुआ है। यहाँ ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, एल्युमिनियम। मतलब क्या कहानी हुआ, इस एल्युमिनियम ने Fe2O3 से Fe को बाहर का रास्ता दिखा दिया, मतलब धक्का मार के बाहर कर दिया। और जहां कोई तत्व दूसरे को उसके यौगिक से बाहर कर दे, ऐसे विक्रिया को विस्थापन बोलेंगे। कौन सा टिक मारिएगा, आप मान लीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें सवाल ले लीजिएगा। इसके बाद आगे तक फिर देखिएगा। अब फिर आगे आपका आगे के सवाल देखिए क्या क्या हाइड्रो, देखिए लोहे पर, इसको हम लोग बना के देखें ज्यादा अच्छा है। लोहे पर देखिए, लोहा का मतलब है फिर, ठीक है, लिख लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक। चलिए HCl मार दीजिए, HCl को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपको पता है। Fe और Cl2 मिलाइए, FeCl2, ठीक, और हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 रख देंगे,
क्या रख देंगे, 2 रख, क्या बना, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। कौन नंबर ऑप्शन जाइएगा, ए नंबर सही है। ठीक, अब नेक्स्ट हो गया यहाँ पर। अब आइए नेक्स्ट वाले दिन आप देखिएगा, एक्चुअली इस सवाल को हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मतलब वीडियो में लिखा हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। पहला वीडियो में आप देख लीजिएगा, आपको बताए हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ऐसे अभी फिर बोल देते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो वैसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरा बात, इसको क्यों बैलेंस करना चाहिए, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हमको रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है द्रव्यमान ना बनता है ना नुकसान होता है। इसका आंसर कहां पर है, तो वीडियो 1 में जाइए, पहला वीडियो जो हम लोग अपलोड किए हैं, वहां पर इस सवाल का आंसर हम लोग अच्छे से समझा के बता। ठीक, अब आप देखिए, इसमें फिर वही सब हो गया। आपको समीकरण क्या करना, संतुलित करना पड़ेगा। देखिए क्या बोला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बना, तो सीधा सीधी बात है, ये रहा नाइट्रोजन, चलिए ये रहा हाइड्रोजन, तो क्लीन कर ले फिर से, ये रहा आपका नाइट्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, संयोग करके बना लिया अमोनिया। गैस है, तो सब में आप क्या कीजिए, जी लगा दीजिए, पहला स्टेप। दूसरा आपको फिर बताए हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कवर करना पड़ेगा। चलिए आपको राउंड भी कर लिए। आप जरा सा ध्यान से देखिएगा, तो हाइड्रोजन में कितना है, 2, यहाँ कितना है, 3, 3 2 कैल्शियम 6, तो 3 का में 6 कितने बार में, 2, 2 का में 6 कितने बार में, 3, देखिए नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 3 गो, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 3 गुना 6 हो गया, यहाँ पे 3 गुना 6 मतलब बराबर हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। दूसरा पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु ईंधन, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, H2S। वायु ईंधन का मतलब होता है उसका किससे जोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और जल। क्या देखिए, फिर इसको आपको फिर इस इक्वेशन को लिखना है, लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, 1 2 लगा के क्या करना है, बैलेंस करके देखना है। सेम चीज यहाँ पर इसको पीछे भी करवा दी है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा, ये एल्युमिनियम सल्फेट का होगा। दोनों का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट। आप चाहे इसको फिर से क्या कर सकते हैं, बैलेंस करके देख लेते हैं। चलिए तो और हम बता रहे हैं, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल 3, ठीक है। रिएक्शन किया करके हमने एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और साथ में क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट, चलिए BaSO। हमको नहीं पता है कि कैसे बैलेंस करना है या कैसे बैलेंस नहीं करना, हमको नहीं पता। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स में कवर करना है, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर में किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं करना है, अन्यथा गलत हो जाइएगा। तो बेरियम 1, चलिए बेरियम 1 समीकरण क्लियर, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 3 हो गया, 3 2 कैल्शियम, और फटाफट बोलिएगा 6, 2 का में 6 3 बार में, 3 का में 6 2 बार में। अब देखिए यहाँ से हो गया क्लियर। अब एल्युमिनियम कितना है, 2, एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 3 दूना 6, यहाँ में 3 दूना 6 हो गया। सल्फर 3, तो सल्फर 3 तो आप यहाँ देख रहे हैं सल्फर 1 है, यहाँ पर भी 3 दे दीजिए, तो बेरियम भी 3 हो गया, बेरियम भी 3 हो गया। आपका टोटल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसी तरह से आपको सारा इक्वेशन हमने दे दिया है, आपको बैलेंस करके देखना है, ठीक। इससे सॉल्व लेना चाहिए, इसका भी हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट को यदि आप देखिएगा जरा सा, इसमें अब सब आप ही का क्वेश्चन है, ये आपको दे दिया गया, आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए ये मूल समीकरण है, इसको आप बॉक्स में कीजिए, और बॉक्स में करके एक ही तरीका है, 1 बाय 1 करके सबके नंबर को आप बराबर,
हम रेंडमली किसी को ले लेते हैं। मान लीजिए हमको सबसे मतलब 8 एक नंबर लगा है, एक नंबर हम लोग यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या होगा यहीं पे देखिए एच कितना है 1, यहाँ पर एच कितना है 2, कम है तो किधर कम है इधर, यहाँ पर कितना देंगे 2 दे दिए। और ध्यान दीजिए तो n कितना हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए n हो गया 2, तो यहाँ भी n कितना है, यहाँ भी n है 2, ठीक है। ओ 3 दूना 6 और 6 और 2 8, तो 3 दूना 6 यहाँ पर हुआ, यहाँ पर यहाँ पे तो दी। अब आप जोड़ लीजिए, आपका सारा क्या होता है बराबर हो जाएगा। इसी तरह से आपको चारों इक्वेशन हम बैलेंस करके दे दिए हैं, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, पहले आपको बैलेंस कर लेना है। नहीं होगा तो ये बैलेंस किया हुआ आपको आप देखिएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन लिखे और नीचे में आंसर लिखे, ऐसे आपका अपने से बैलेंस करने में आपको एग्जाम में समस्या हो सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पे मूव कर सेम चीज वही है, इस बार उसी प्रोसेस को अपनाया गया है कि आपको समीकरण दिया है, आपको बैलेंस करना है। तो मैंने आपको टोटल बैलेंस करके बता दिया और तरीका भी मैंने बता दिया। ये सब आपका क्या है, ये सब आपका होमवर्क है कि आपको कैसे इसको बैलेंस करना है। पहले आपको खुद बैलेंस करके देखना है, नहीं होगा तो हमने यहाँ पर बैलेंस करके आपको ऑलरेडी दिखाया है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला CaOH, कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताया CO2, मिलाने पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, ये ऑलरेडी बैलेंस ही है। उस समीकरण आपको दिया जाएगा कि जो बैलेंस ही रहेगा, तो जो समीकरण बैलेंस रहेगा ना उसमें आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना, अन्यथा जहां अलग से लगाइएगा ना तो गलत हो जाएगा। ये आपका बैलेंस है, ये भी हो गया। इसको बैलेंस करने के बाद अब आपको कुछ अलग, हाँ देखिए फिर वही चीज है, पूरा हमको लगता है बुक में यही मतलब यही दिया हुआ है, सिर्फ बैलेंस ही करना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक नया कि बैलेंस तो कीजिए और किस तरह का रिएक्शन है बताइए। अब देखिएगा पोटासियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड, यही से पकड़ लीजिए। देखिए यहाँ पोटासियम के साथ क्या ब्रोमाइड और बेरियम के साथ क्या आयोडाइड, आंसर में देखिए पोटासियम के साथ क्या जुड़ गया आयोडाइड और बेरियम के साथ क्या जुड़ गया ब्रोमाइड। जब 2 बार लेन देन हो गया, जहां 2 बार लेन देन हो जाएगा तो विस्थापन, ठीक है। बाकी बैलेंस करने आपको आता है। यहाँ देखिए यहाँ 1 है अब बनने वाला 2 है, तो जहां 1 से 2 या 3 बने ऐसी अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, फिर भी आप जान ही रहे हैं। तीसरा देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन बनने वाला कितना है 1 है, जुड़ गया हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ये भी आप लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मैग्नीशियम क्लोराइड बना हाइड्रोजन में, ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया गया। तो जहां किसी को बाहर किया तो कौन अभिक्रिया, विस्थापन। कौन अभिक्रिया है, विस्थापन। ये भी आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे आगे। हाँ ये तो हम भी बताया आपको, क्वेश्चन आ गया वीडियो 3 का क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी, सिंपल सी बात देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में ऊष्मा की जरूरत हो उसको ऊष्मा शोषित करेगा। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा को बाहर निकाल के उसको ऊष्माक्षेपी करेंगे, ऐसे इसको हम डिटेल से पढ़ाते हैं। हम लोग का वीडियो जो है आप 3 नंबर वाला देख लीजिएगा, वहां पर हम क्लियर साफ लिखा दिया है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा हमको देना पड़ता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के साथ दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन आपको बोलता है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहला बात श्वसन किसे कहते हैं। देखिए हम लोग खाना खाते हैं, तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास में ऑक्सीजन को लेते हैं, मेनली लेते हैं, बहुत सारी गैसें जाती है, मेनली ऑक्सीजन होता है। तो वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद जो आपने भोजन किया है, भोजन को तोड़ता है। अब तोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है, एनर्जी। आपको एनर्जी मिला ना, कि एनर्जी जो मिला इसीलिए इसको क्या बोल दिए, ऊष्माक्षेपी। मतलब जब हमने ग्लूकोज का पाचन किया, हमको एनर्जी मतलब ग्लूकोज का जब हमने पाचन किया, हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया।
एनर्जी बाहर निकला, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। सभी जीवों की कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, सही बात है, और ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी बात सही है। इस विशेष दहन का नाम श्वसन है, बात सही है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकल, मैंने आपको बोला ये ऊर्जा निकलती है, अतः इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। बिल्कुल डन। चलिए स्क्रीनशॉट। ओके नेक्स्ट। अब हम लोग देखिए आगे, ये बात हम फिर बताए हैं, आगे भी बता, हम क्या बोले थे, दो अभिक्रिया, एक को हम लोगों ने बोला था वियोजन, एक को बोला था संयोजन। क्या क्या, वियोजन और संयोजन। तो दोनों में क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। यदि a प्लस बी का मतलब ये ऐसे समझिए, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो मिलने के बाद एक बना दे, मतलब आपस में जुड़ गया ना, तो जहां पर जुड़ जाता है उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया करते हैं, और जहां पर एक टूटकर दो बना देता है उसको हम लोग वियोजन करते हैं। जैसे मान लीजिए जल का हम लोग विद्युत अपघटन करेंगे H2O, तो क्या बनेगा, H2O2 बैलेंस करने के लिए H2 यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमको 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक है लेकिन बनने वाला कितना है, 2 है। ये हो गया कौन, वियोजन। लेकिन जब दो मिलके एक बनते तो हो जाएगा संयोजन। तो बात तो वही हुआ ना, एक बोलता है मिलेंगे, एक बोलता है टूटेंगे, मतलब एक दूसरे का दोनों क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो साफ साफ लिखा है वियोजन में क्या हुआ है, जिसमें एकल अभिकारक बताएं, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक दो उत्पाद बनाए हैं। जबकि संयोजन क्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक जुड़ेगा, जुड़ने के बाद क्या करेगा, एकल उत्पाद बनाएगा। ठीक है, दोनों के साथ हम लोग रिएक्शन दे दिए हैं, इसलिए यहां तक लिखने के बाद लिख दीजिएगा, इसलिए दोनों अभिक्रियाओं को एक दूसरे का विपरीत माना जाता है। ये आपका एडिशनल है, यहां तक लिखने के बाद यहां तक लिख दीजिएगा। उसके बाद जो हम दो रिएक्शन दिए हैं वो रिएक्शन को क्या कीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जोड़ लीजिए, हो गया। अब आगे हम जरा से फिर देखेंगे, तो ज्यादा तो बचा ही नहीं है। तो यहाँ देखिए बोलता है क्या, अब अलग अलग हमको 3 रिएक्शन लिखना है, जिसमें हमको किसी में ऊष्मा देना है, किसी में प्रकाश देना है, और किसी में विद्युत देना। ध्यान दीजिए, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट दिए तब ये टूटा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये है AgCl को हम लोग क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। Ag का मतलब सिल्वर, चांदी। इसको जब हम सनलाइट में रखेंगे तब ये हमको Ag में और क्लोरीन में टूट के देगा। हाँ, ये सब कैसा अभिक्रिया है, ये सब आप बोलिएगा। पहला तो बोल सकते हैं वियोजन है, और दूसरा बोल सकते हैं ऊष्मा शोषी भी है। क्यों, सब में हमको ऊष्मा क्या करना पड़ा, देना ही पड़ रहा है। तीसरा ये देखिए जल, अभी तुरंत हम आपको एग्जांपल दिए थे, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूटता है। एक एग्जांपल आपको ऊष्मा वाला देना था तो कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा प्रकाश वाला देना था तो मतलब सिल्वर क्लोराइड, तीसरा विद्युत वाला देना था तो आपका ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आगे, अब कितना नंबर बचा, कितना, हाँ 13 नंबर। चलिए क्वेश्चन दिया है विस्थापन और द्विविस्थापन, फिर वही वीडियो नंबर 1 या 2 में होगा, आप देख लीजिएगा कि दोनों अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, और इन अभिक्रियाओं पर समीकरण लिखे। देखिए विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को हम वैसे परिभाषा बोल देते हैं, ऐसे हम वीडियो में पढ़ाएंगे, देख लीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर करके खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे देख लीजिए A प्लस BC, देखिए A के साथ C जुड़ गया और B को क्या किया, बाहर कर दिया, विस्थापन हो गया। उसके बाद ये आपको एग्जांपल तरह फिर बताया गया है द्विविस्थापन वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब दो बार विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, ये KBr और PaI
देखिए यहाँ के किससे जुड़ गया, आई से जुड़ गया, और बी ए किससे जुड़ गया, बी आर से जुड़ गया, मतलब दो दो बार विस्थापन हो गया, आयनों का आदान प्रदान हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन बोलेंगे। हो गया। चलिए इसके बाद आगे ठीक है, क्या बोला है कि सिल्वर के शोधन है, मतलब सिल्वर को, सिल्वर मतलब चांदी का जब शोधन क्या आता है तो कॉपर धातु द्वारा विस्थापित है। इसका समीकरण देखिए, ये है कॉपर, ये है सिल्वर। आपको भी पता है कि चांदी और तांबा किसमें जल्दी जंग लगेगा, आप फटाफट बोलेगा चांदी मिट्टी में, तांबा में लगेगा, चांदी तो लगेगा नहीं। मतलब कॉपर क्या हो गया, अधिक क्रियाशील हो गया, किससे, सिल्वर से। यहाँ देखिए कॉपर को जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाया गया, ये Cu जो है ये NO3 के साथ जुड़ गया, NO3 के साथ जुड़ गया और चांदी को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो यही चांदी तो हमको चाहिए, जिसका हम लोग गहना जेवर बनाने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, कैसा रिएक्शन, विस्थापन। देखिए अब नेक्स्ट अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे हम बताएं कि जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है वैसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग वीडियो थर्ड में क्या किए, डिस्कस किए। देखिए बेरियम क्लोराइड को जब पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए ये भी हम बताया गया यहाँ पर उपचयन, उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन हटेगा, साफ लिखा है। उपचयन साफ बोला है, देखिएगा तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन प्लस, इसमें ऑक्सीजन की उन्नति हानि होती है, मतलब ऑक्सीजन माइनस। साफ दिया है, देखिए सी के साथ O2 जुड़ा, CO2 बन गया, Cu के साथ O2 जुड़ा, CO, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कितना आ गया, कितना आइटम आ गया, एक। यहाँ पर क्या होगा, नुकसान हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो गया, यहाँ पर अपचयन हो गया। ठीक, दूसरा चीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए बोला है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व वायु में गर्म करने पर ये काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। देखिए एग्जाम पे उसका तत्व का नाम क्या है, पहला बात तत्व का नाम क्या है, कॉपर। अच्छा कॉपर को वायु में किसी भी चीज को आप जलाइए ना तो काला तो होगा ही, लगभग काला नहीं जाता। जब कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। यही काले रंग का तत्व का नाम क्या है, क्या क्या पूछा है, तत्व का नाम। तो तत्व का नाम क्या हो गया, कॉपर। और काले रंग का यौगिक का नाम क्या बोलिएगा, कॉपर ऑक्साइड। दोनों बात क्लियर। अब नेक्स्ट, ये तो आपका घर का क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को आप क्यों रंगाते हैं, ये घर में गेट लगवाते हैं ना, जिससे गेट लगवाते हैं कुछ दिन बाद गेट को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। क्यों, जंग से बचाने के लिए। लोहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, आयरन ऑक्साइड बना देगा भूरे रंग का परत, और यदि आप नहीं रंगाइएगा ना कुछ दिन के बाद धीरे धीरे आपका गेट कमजोर हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या क्या बोला है, संक्षारण, वही जंग लगना से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण से लोहे के वस्तु बंद क्षय हो जाता है। क्षय का मतलब होता है नष्ट हो जाना। उस पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, और पेंट करने से ये वायु के संपर्क में नहीं आता है और हम लंबे समय तक इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सही बात है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और होगा मेरे हिसाब से। हाँ चलिए, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है, बताया गया है। हम चिप्स की थैली दिखाए फाड़ के, वीडियो 3 में देख लीजिएगा वहां पे। इसमें क्या क्या है, देखिए ये वीडियो 3 का है, वीडियो 3 का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, बोला गया है कि तेल और वसा, तेल वसा का मतलब फ्राई चीज, जितना भी आप चिप्स कुरकुरे या कोई भी पैकेट वाला खाने वाला फूड देखते हैं उसमें नाइट्रोजन क्यों दिया जाता है। सिंपल सा बात समझिएगा कि नाइट्रोजन जो है ये पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं होने देता। मतलब नाइट्रोजन इतना चालू गैस है, वो पदार्थ को मतलब ऑक्सीजन को सटने नहीं देता है। और ऑक्सीकरण नहीं होने का मतलब क्या है, वो पदार्थ आपका खराब नहीं होगा और उसको आप लंबे समय तक क्या कर पाइएगा, यूज कर पाइएगा। वही लिखा है तेल और रासायनिक खाद्य पदार्थों को करने ये बिक्री गंदी हो जाते हैं, मतलब ये बोला जाता है खराब हो जाते हैं। ठीक है,
नाइट्रोजन देने पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन इससे नहीं जुड़ पाता है और इसको आप लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटी बात क्या हुआ कि पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उसमें कौन सा गैस डालते हैं, तो नाइट्रोजन। ठीक, ये बताया गया है लास्ट में। संचालन का परिभाषा वीडियो 3 का है। पृथ्वी तंत्र चाहिए कि हमने वीडियो 3 में एकदम लास्ट में डिस्कस किया गया है। तो टोटल आपका एनसीईआरटी का टोटल सॉल्यूशन आज खत्म होता है। एक दिन आपको हम इसका एमसीक्यू करा देंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि मैट्रिक पास एक ऐसा चैनल है जहां पर फ्री पे हम लोगों को पढ़ाया जाता है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना भी है। थैंक यू।